मुसीबतों से मत घबराना ए दोस्त, क्योंकि रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो चलना जानते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ऑल इंडिया रेडियो की प्रमुख सुर्खियों को कवर करेंगे। हमारी आज की पहली खबर संबंधित है एफएटीएफ से और ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने के बारे में एफएटीएफ के समक्ष नए सबूत पेश करने की योजना बना रहा है और इन सबूतों का उद्देश्य प्रतिबंधित आतंकी समूहों को वित्त पोषित करने और उन्हें शरण देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करना है। आपको बता दें कि एफएटीएफ की स्थापना 1989 में G7 शिखर सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसे वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए की गई थी। यह वैश्विक मानकों को निर्धारित करता है और देशों के अनुपालन की समीक्षा करता है। एफएटीएफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सहायता और निवेश को प्रभावित करती है। यहाँ आपको बता दें कि पाकिस्तान को 2008 से कई बार ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन इसे 2022 में हटाया गया और भारत जो 2010 से एफएटीएफ का सदस्य है, पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चाहता है। अगली खबर संबंधित है न्यू कैलेडोनिया से, जो कि दक्षिण पश्चिम पैसिफिक में स्थित फ्रांस का एक क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या लगभग 2,71,400 है। आपको बता दें कि इसका उपनिवेशी इतिहास जटिल है। फ्रांस ने इसे 1853 में कब्जा किया था और यहाँ स्वतंत्रता समर्थक कनाक और सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा और 1998 का नोमिया समझौता इस क्षेत्र को स्वायत्तता और दीर्घकालिक निवासियों को सीमित मतदान अधिकार देने का प्रावधान करता है। हालांकि स्वतंत्रता समर्थक कनाक और सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा अंतिम स्वतंत्रता जनमत संग्रह का बहिष्कार न्यू कैलेडोनिया के राजनीतिक भविष्य को अनिश्चित बना दिया है, जिससे हाल ही में फ्रांसीसी मंत्री मैनुअल वॉल्स के प्रयास भी विफल रहे। अगली खबर आधारित है स्वेज नहर पर एंड ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि स्वेज नहर प्राधिकरण 15 मई से 1,30,000 मैट्रिक टन या उससे अधिक क्षमता वाली मालवाहक जहाजों के लिए पारगमन शुल्क में 15% की छूट दे रहा है, जो कि चल रहे लाल सागर सुरक्षा संकट के कारण है। यह संकट 2023 के अंत में हौथी विद्रोहियों द्वारा इजराइल से जुड़े जहाजों को लक्षित करने के कारण उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शिपिंग लाइनों ने नहर को बाईपास करते हुए अपने जहाजों को केप ऑफ गुड होप के चारों ओर रूट किया। इसके परिणाम स्वरूप नहर की राजस्व में 2023 में $10.3 बिलियन से घटकर 2024 में $4 बिलियन रह गया। अगर हम स्वेज नहर की बात करें तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली एक कृत्रिम जल मार्ग है। यह वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है और आज यह वैश्विक वाणिज्य का लगभग 12% संभालती है। इसे 1869 में खोला गया था, जिसने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्गों को 7,000 किलोमीटर तक छोटा करके वैश्विक शिपिंग में क्रांतिकारी बदलाव किया। अगली खबर संबंधित है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर से, जिसे सफेद विशालकाय भी कहा जाता है। यह अर्जेंटीना के सांता क्रूज प्रांत में एक कफाते के पास स्थित है, जो लॉन्स ग्लेशियरेस नेशनल पार्क के अंदर है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह 30 किलोमीटर लंबा है और पानी से 60 मीटर ऊंचा है, जिससे यह अर्जेंटीना के लिए एक महत्वपूर्ण ताजे पानी का स्रोत बनता है। और आपको बता दें कि हाल ही में पेरितो मोरेनो ग्लेशियर एक विशाल बर्फीले विस्थापन घटना का शिकार हुआ है। और आज की हमारी आखिरी खबर संबंधित है 2025 की वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट से और यह रिपोर्ट वैश्विक भूख संकट के और बिगड़ने का खुलासा करती है, जिसमें 295 मिलियन से अधिक लोग तीव्र भूख का सामना कर रहे हैं। प्रमुख कारणों में संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और पर्यावरणीय कमजोरियां शामिल है। आपको बता दें कि विस्थापन और कुपोषण बढ़ते जा रहे हैं। उत्पादन किए गए भोजन का 1/3 नष्ट या बर्बाद हो जा रहा है। इसीलिए 2025 की वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट तत्काल वैश्विक कार्यवाही की अपील करती है, जिसमें संसाधनों को प्राथमिकता देना, प्रभावी समाधान को बढ़ाना और संकट को सुलझाने के लिए लचीले स्थानीय खाद्य प्रणालियों में निवेश करना शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।